शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। सार्थक यानी क्या, यानी कि उसका सही सही मीनिंग निकल जाना चाहिए। जैसे हमने उस दिन भी आपको बताया था ख प्लस ग, ख यानी और ग को जब हम जोड़ेंगे तो इसका मीनिंग बनेगा ख, और ख का अर्थ होता है पक्षी। क्या अर्थ होता है इसका? पक्षी अर्थ होता है। यदि हमने इसका उल्टा करके इसको यदि जोड़ने का प्रयास करेंगे तो इसका सही सही मीनिंग नहीं निकलेगा। इसलिए जो है शब्द की सही डेफिनेशन क्या होती है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। क्लियर? अब शब्द जो है चार प्रकार का होता है। एक पहला होता है आपका प्रकृति के आधार पर शब्द, दूसरा होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द, और तीसरा होता है आपका प्रकृति के आधार पर, और चौथा होता है आपका प्रकृति और प्रयोग के आधार पर शब्द। ध्यान से देखिएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द ये दो प्रकार का होता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द पांच प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। उसी के आगे ध्यान देखें, प्रकृति के आधार पर शब्द जो है तीन प्रकार के होते हैं, एक रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिससे कुछ विकार उत्पन्न हो जाए, जिससे परिवर्तन हो जाए। हर पद में आप लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण और सॉरी क्रिया आप लोगों ने कक्षा 6 और 7 में पढ़ा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि लिंग, वचन और क्रिया के आधार पर क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो परिवर्तन हो जाए उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिससे कोई परिवर्तन नहीं होते। इस टाइप होते हैं जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मयादि बोधक। आई बात समझ में आपको? अब हम बात करते हैं, एक एक शब्दों को लेते हैं और उनका सही सही अर्थ समझेंगे कि अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं। सार्थक शब्द, अभी मैंने आपको बताया कि सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सही सही मीनिंग निकाले। जैसे अभी आपको मैंने कहा होपा और नीपा, तो नीपा जो शब्द है और होपा जो शब्द है इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा इस प्रकार के शब्द, परंतु इसका यदि उल्टा कर दिया जाए, यदि पानी, तो पानी का अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं, जल, नीर, आभा, मोती। इस प्रकार से जो प्रयोगशील शब्द बन जाए वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। होपा का यदि उल्टा करा जाए या हापो, इसको हापो भी बोल दो तो एक शब्द बन जाएगा, आपका उल्टा करेंगे तो गोहा। नहीं पसंद आपको? तो ये शब्द जो मैंने आपके सामने दो शब्द लिखे हैं, इन दो शब्दों के कोई मीनिंग या कोई अर्थ नहीं निकल रहे हैं, तो ये कौन से शब्द कहलाएंगे आपके? निरर्थक, यानी कि किसी भी प्रकार से उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, और जिसका सही सही अर्थ निकल जाए वो क्या कहलाता है? आपके सार्थक शब्द। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? यानी कि जिसका सही सही अर्थ निकल जाए वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिसका कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है? तो ये कौन से आपके शब्द हो गए? अर्थ। अब हम लोग जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तो तत्सम क्या, तद्भव क्या? देखिएगा, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हुए शब्दों को जयो का तयो, यानी कि जैसा का तैसा जब हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम शब्द। क्योंकि हम लोग यदि हम थोड़ा सा और अलग हटके बात करें, हमारी जो हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा की जो जननी है वो क्या है? प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। आई बात समझ आपको? तो हमारी जो प्राचीन भाषा जो संस्कृत है, हमारी हिंदी भाषा में अधिकांश जो शब्द लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए। अब वो संस्कृत से लिए गए हुए शब्दों को कैसे लिया, तो ये कंडीशंस पर यहाँ पर बात होती है। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जयो का तयो, यानी कि जैसा का तैसा यदि लिया गया हुआ शब्द है तो वह शब्द क्या कहलाता है? आपका तत्सम शब्द। जैसे अहम सूर्य नमस्कार करोमि, तो मैंने आपको एक संस्कृत का वाक्य बताया कि अहम सूर्य नमस्कार करोमि। तो सूर्य जो शब्द है संस्कृत में, उसको संस्कृत में क्या बोला गया? सूर्य ही बोला गया। और उसी सूर्य शब्द जो संस्कृत का है उसको हिंदी में भी जयो का तयो बोला गया। तो ये कौन सा शब्द कहलाया? आपका तत्सम।
ऐसे बहुत सारे शब्द आपको संस्कृत से लिए गए हुए शब्द आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, जिसको हम जैसा का तैसा ही प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हुए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर, यानी कि उसको अपनी इच्छा अनुसार या उसका प्रयासी शब्द बनाकर या उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर जैसे शब्द बनाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव शब्द। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सूर्य शब्द जो है संस्कृत का, उसी सूर्य को हमने बना दिया सूरज, उसी सूरज का हमने बना दिया भास्कर, और उसी भास्कर का हमने बना दिया भानु। इस प्रकार से जो है सूर्य के कई प्रयोगशील शब्द बनते चले गए, और वो शब्द कौन से कहलाते हैं? आपके तद्भव। समझ में आ गया आपको? अगला शब्द है हमारे पास में देशज शब्द। अब देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे ही देश से लिए गए हुए शब्दों को जब हम प्रयोग करते हैं या हमारे दिनचर्या में हम जिस भाषा या बोली का प्रयोग करते हैं उसमें जब उस भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। अब देशज शब्द क्या है कि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर कई प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। आप यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर यदि आप चले जाओ तो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि पल पल पर जो आपको भाषा चेंजेस मिलेंगी, तो यहाँ पर इतनी प्रकार की विभिन्नता है भाषाओं में, तो यहाँ पर कई भाषाएं ऐसे होते हैं जो हमारे दिनचर्या में टकराते हैं और हम देशज यानी कि हमारे देश से लिए गए हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बर्तनों में देखते हैं हंडा, घड़ा, आदिवासी में आपको जो एक बटुले टाइप जो बर्तन होता है जिसमें पानी भरने का जो बर्तन होता है, उसी बर्तन को कई नामों से जाना जाता है। मराठी में उसको बटुले बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं हिंदी में, आदिवासी में आपको। तो इस प्रकार से जो देशज शब्द हमारे बीच में जैसे टकराते हैं, वही देशज शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। यदि आप लोगों को और नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको समझा दूं कि हम लोग एमपी के लोग हैं, और एमपी के लोग जो सेव परमल खाते हैं, भूख मिटाने के लिए एक साधन जो होता है वो क्या होता है? हमारा सेव परमल। अब परमल को हम लोग परमल बोल दिए, समझ में आ गया। परंतु इसी परमल शब्द को देशज के आधार पर यदि हम समझे तो इस परमल को यदि हम महाराष्ट्र में जाकर परमल बोलेंगे तो वहां पर कोई नहीं समझेगा। इस परमल शब्द को वहां पर क्या बोला जाएगा? मुरमुरा। क्या बोला जाएगा? मुरमुरा बोला जाएगा। इसी परमल को, इसी मुरमुरे को गुजरात में यदि चले जाए तो गुजरात में इसे न परमल के नाम से जानेंगे न मुरमुरा के नाम से जानेंगे, वहां पर इसे ममरा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जैसे एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करा। तो ये जो देशज शब्द जो होते हैं, एक ही शब्द को, एक ही वस्तु को कई नामों से जाना जाता है। जैसे हम लोग इस अपनी कॉपियों में लिख रहे हैं, इसे हमने काफी कहा है वजन में, परंतु इसी काफी को महाराष्ट्र में वही कहते हैं। क्या कहते हैं? वही है ना, वही कहते हैं। तो ये ऐसे शब्द जैसे हमने उर्दू शब्दों को हमने हमारे घर में, हमारे दिनचर्या में हमने उठाकर बोलना शुरू कर दिया, तो वो क्या कहलाते हैं? देशज। आगे बात समझ में आपको? अभी जैसे हमारे घर में यदि कोई नई नवेली बहू आ जाए या भाभी आ जाए, आई बात समझ में, या हमारे कोई सहपाठी हमारे महाराष्ट्र की यदि आ जाए, हमने उसको कहा कि जब प्लेट लेकर आ, तो वो प्लेट नहीं समझेगी। उसको समझाने के लिए हमें उसको क्या बोलना पड़ेगा? ताटली। क्योंकि ताटली जो प्लेट, हम ताटली को हम जो प्लेट बोलते हैं, उसी प्लेट को महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? ताटली। तो उसको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। एक दुकानदार को ग्राहक के अनुसार ढलना पड़ेगा, ग्राहक को शब्दों के अनुसार उसको जो अपनी भाषा को बदलना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द क्या होते हैं? हमारे देश में, भारत एक ऐसा देश था जो डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस प्रकार से एक सोने की चिड़िया कहा जाने वाले भारत देश को निहारने के लिए हमारे देश में कई आगंतुक आए। जैसे कहा जाता है कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी, परंतु ये झूठी बात है। एक पुर्तगाली था, कहा गया कि उसने खोज करी, परंतु ये सब झूठी बात है। हमारा भारत तो कई वर्षों से है और कई वर्षों से हमारा भारत यथावत है, परंतु आया और उसने कह दिया, उसने इशारा करा और हमने मान लिया। परंतु जब वो पुर्तगाली जब लोग आए और हमारे देश में बन के रह गए और उस पुर्तगाली शब्दों का हमारे दिनचर्या में प्रयोग होने लगा, तो वो शब्द भी हमारे दिनचर्या में आते गए और ऐसे शब्द क्या कहलाए? आपके विदेशी। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप लोग समझते रहोगे कि हमारे देश में जब अंग्रेज आए और उन्होंने 200 वर्षों तक हमारे देश में जब शासन करा और उन्होंने हमें कई अंग्रेजी शब्द देते चले गए, आज भी हम लोग अंग्रेजी शिक्षा को बड़ा महत्व देते हैं। एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी अपनी दिनचर्या में
अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता है। उसे नहीं मालूम कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, परंतु उसके जो शब्द, जो प्रयोग होने वाले जो शब्द है, उसे इस बात का आभास नहीं है कि ये हिंदी का है कि इंग्लिश का है कि पुर्तगाली का है कि ये फ्रांसीसी का है, परंतु उसे नहीं मालूम। वो तो क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है। जैसे हम लोग दिनचर्या में बोलते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल। तो स्कूल जो शब्द है, काय का शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है। किसी को थप्पड़ मार दो और बोल दो स्वारी, तो ये जो स्वारी जो शब्द है वो कहाँ का शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है। इस प्रकार से जो हमारे दिनचर्या में जो आए गए वे जो शब्द है, वो शब्द कौन से कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द वो शब्द होते हैं, आप बात करें हम लोग उत्पत्ति के 5वां शब्द जो संकर शब्द कहलाता है, वो संकर शब्द क्या है? कि संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो एक शब्द के साथ अन्यायसी वो दूसरा शब्द उसके साथ जुड़ जाता है, अन्यायसी निकल जाएगा। आप इसको दो उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। एक उदाहरण आप समझिएगा कि जैसे हम लोग घर में बोलचाल में प्रयोग करते हैं कि यार बहुत गर्मी हो रही है, पंखा तो चालू करो। तो पंखा तो समझ में आ गया, पंखा समझ में नहीं आएगा। पर पंखा तो पंखा जो शब्द है वो क्या करा? अन्याय से आ गया, उस शब्द के साथ जुड़कर आ गया, और ऐसे जुड़ने वाले जो शब्द कहलाते हैं क्या? संकर शब्द। जैसे पेन वेन, पेन तो समझ में आ गया, वेन कहाँ से आ गई? कंगी वंगी, कंगी समझ में आ गई, वंगी कहाँ से समझ में आ गई? शर्ट वर्ट आगे बात समझ में। फिट फिट, आज रात में फिट फिट लाना भूल गया। पानी वानी, तो पानी समझ में, वनी कहां से आ गया? तो ये जो शब्द जो सटीक जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके संकर शब्द कहलाते हैं। और नहीं समझ में आया तो आप और समझिएगा, हम लोगों ने द्वंद्व शब्द जो पढ़े थे, द्वंद्व समास को जो पढ़ा था, उस द्वंद्व समास में भी आप लोगों ने उदाहरण समझे होंगे कि हमने यदि भाई शब्द बोला तो तुरंत बहन आ जाएगा, हमने तुरंत माता बोला तो पिता भी आ जाएगा, हमने राम बोला तो सीता भी आ जाएगा, हमने राधा बोला तो कृष्ण भी आ जाएगा। यानी कि सटीक जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? आपके संकर शब्द। अब हम बात करेंगे प्रकृति के आधार पर शब्द। प्रकृति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। अब योगरूढ़ शब्द और यौगिक शब्दों को समझने से पहले आपको रूढ़ शब्द समझना चाहिए। अब रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो परंपरागत तरीके से बोले गए हुए शब्दों को जब हम अपनी दिनचर्या में प्रयोग करते हैं तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको मैं बहुत सटीक उदाहरण देकर समझाऊंगा कि जैसे हम लोग दीपावली के पहले एक पर्व आता है हमारा दशहरा। हरिवासन में दश यानी रावण जिसके 10 मुख है, और हरा यानी रावण को हराया हुआ समय, उस समय जो हम त्योहार के रूप में मनाते हैं उसे हम कहते हैं दशहरा। और उसी दशहरे के दिन हम लोग लोगों के घर जाकर बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, बराबर वालों से गले मिलते हैं, और गले मिलने के पहले परंपरा को निभाते हैं। वो जो बकरी का खाने वाला जो घास का जो पत्ता होता है उसे हम उस दिन क्या बोलते हैं? सोना। क्या बोलते हैं हम लोग? सोना। तो ये जो सोना जो शब्द है ये क्या कहलाया? आपका रूढ़िवादी शब्द। कौन सा शब्द कहलाया आपका? रूढ़िवादी शब्द, जो परंपरागत तरीके से उसको बोला जा रहा है। उसी दशहरे के दिन इसको एक नाम दे दिया जाएगा सोना, परंतु दूसरे तीसरे दिन यदि घर में वो पत्ते पड़े हुए नजर आएंगे तो उसको बोलेंगे कि पत्तों को झाड़ू लगाकर बाहर निकालो। क्या बोला गया? दूसरे दिन पत्ता, परंतु विशेष दिन के आधार पर उसे रूढ़िवादी शब्द के आधार पर जो है क्या बोला गया? सोना। आई बात समझ आपको? ऐसे कई शब्द है। महाराष्ट्रीयन पर्व के समय पर जो मनाने वाला जो त्योहार है कांबे माता, उस कांबे माता में जो रोटियां जो हम खाते हैं, जो पराठे हम जो खाते हैं, उसको उस दिन रोटी ही बोला जाता है। तो ऐसे जो शब्द है, ऐसे कई त्योहारों में, कई जाति धर्म में जो कई प्रकार के विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, और विभिन्न त्योहारों में जो शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके रूढ़ शब्द। समझ में आया आपको? यानी कि रूढ़िवादी जो परंपरागत तरीके से बोले जाने वाले जो शब्द है उसे हम उसी के नाम से जानेंगे, दूसरे नामों से हम उसको नहीं जानेंगे। तो क्या कहलाया आपका? ये रूढ़ शब्द। अगला हम देखेंगे योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। वो 2 शब्द बनेंगे और आपस में जुड़ेंगे तो ही उसका अर्थ निकलेगा। जैसे रेल गाड़ी, डाक घर, बैल गाड़ी। इस प्रकार से जो 2 शब्द आपस में मिले हुए होंगे तो ही उसका अर्थ निकलता है
उसे हम कौन से शब्द कहेंगे? यौगिक शब्द। जैसे आप लोगों ने एक समास पढ़ा था, वो समास कौन सा था? अव्ययभाव समास, जिसमें मैंने आपको एक शब्द दिया था पेट। तो पेट क्या है? खाली है कि भरा है? जब तक उसका अगला शब्द मतलब प्रधान नहीं होगा तब तक हम उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी दो शब्द आपस में मिलेंगे तो ही वो योग शब्द कहलाएगा। तीसरा यहाँ पर बहुब्री समझ देखने को मिलेगा। तीसरा शब्द मैंने आपको बहुब्री का क्या उदाहरण दिया था कि दो मतलब कोई वाक्य जब बनता है वो तीसरे अर्थ को प्रकट करता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या तीन से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, परंतु वो तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे लंबा है जिसका उदर बराबर लंबोदर। लंबोदर शब्द तो हमने बोल दिया, परंतु लंबोदर किसे बोला जाएगा? गणेश। 10 मुख वाला बराबर दशानन, तो दशानन यानी कौन? रावण। आगे बात समझ में आपको? तो इस प्रकार से जो है तीसरे अर्थों को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक शब्द। अब हम बात करें प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द जो है विकारी और अविकारी। आई बात समझ में आपको? अब हम इसे कल पढ़ेंगे।